इंसान के जीवन में जब भी खुशियाँ आती हैं अपने साथ में कई सारे तकलीफ़ें भी लेकर आती है। फ़र्क इतना होता है कि इंसान जब खुश होता है अपने तकलीफ़ों को नज़रअंदाज कर देता है, लेकिन तकलीफ़ जब अपना रूप दिखाता है तो इंसान के जीवन को तहस नहस कर जाता है। आज की कहानी में भी एक व्यक्ति के जीवन में अचानक इतनी सारी खुशियाँ आ जाती है कि उसके पूरे परिवार में खुशी का लहर दौड़ जाता है। दरअसल व्यक्ति एक ऐसे ज़मीन के टुकड़े को बेचता है जिसकी कोई कीमत नहीं होती है और अचानक उस ज़मीन का अच्छा खासा पैसा मिल जाता है। व्यक्ति उस ज़मीन के टुकड़े को बेच करके अच्छा खासा पैसा लेकर के खुशी खुशी अपने घर पहुंचता है कि अचानक एक दिन कहीं गायब हो जाता है और फिर पुलिस उस व्यक्ति की तलाशी करना शुरू करती है। पुलिस अपनी तमाम कोशिश कर लेती है लेकिन इसके बावजूद भी उस व्यक्ति का कहीं कुछ पता नहीं चलता है और देखते ही देखते लगभग 4 साल का समय गुजर जाता है कि 4 साल के बाद अचानक एक दिन इस केस का खुलासा होता है। लेकिन पुलिस जब इस केस का खुलासा करती है, असलियत जब लोगों को मालूम चलता है तो इसे सुनने के बाद किसी को भी अपने कानों पे यकीन ही नहीं होता है। नमस्कार, आदाब, मैं हसमुद्दीन और आप देख रहे हैं सफ़र क्राइम तक। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूँ, दरअसल ये घटना है उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश का एक ज़िला पड़ता है गाज़ियाबाद और इसी गाज़ियाबाद का एक थाना पड़ता है नंदग्राम। नंदग्राम थाने के अंतर्गत एक गाँव आता है सिकरोड और इसी सिकरोड का रहने वाला चंद्रवीर, जिसकी उम्र है लगभग 38 साल, पत्नी सबिता जिसकी उम्र है लगभग 35 साल और एक बेटी जिसका नाम है दीपा जिसकी उम्र है लगभग 16 साल। चंद्रवीर अपने पूरे परिवार के साथ इसी सिकरोड में पिछले लंबे समय से अपना जीवन व्यतीत कर रहा था। बात कर रहा हूँ मैं आज से ठीक 4 साल पहले, साल 2017 की। चंद्रवीर अपने ज़मीन के एक टुकड़े को बेचने के लिए पिछले 1 महीने से कोशिश कर रहा था, लेकिन उस ज़मीन की कोई कीमत नहीं मिल रही थी। अचानक एक दिन एक कस्टमर मिलता है और उस ज़मीन की कीमत 1 लाख रुपये देता है। दरअसल उस व्यक्ति को उस ज़मीन पे अपनी एक दुकान करनी थी। चंद्रवीर भी खुशी खुशी उस ज़मीन को बेच देता है और 1 लाख रुपये लेकर के खुशी खुशी अपने घर पहुँचता है। जैसे ही घर के दरवाजे पर पहुँचता है अपने चचेरे भाई अरुण को बुलाता है। अरुण जिसकी उम्र है लगभग 27 साल और कहता है कि दरअसल मैंने वो ज़मीन आज बेच दिया और उसका अच्छा खासा कीमत भी मिला है, 1 लाख रुपये में मैंने बेचा है। दरअसल आज मैं अपने घर में पार्टी करना चाहता हूँ। चंद्रवीर अरुण से कहता है कि मार्केट जाओ, शराब की बोतल लेकर आओ, मीट भी खरीद कर लेकर आओ, हम साथ में बैठ करके अपने घर में पार्टी करेंगे। और चंद्रवीर उन सारे पैसों को लेकर के अपने घर में जाता है, अपनी पत्नी बबीता को देता है और देते हुए कहता है कि तुम्हें जो भी पसंद है, तुम्हारे जो भी शौक़ है, अपने शौक़ सारे पूरे कर लो और अगर पैसे बच जाए तो इन्हें बक्से में रख देना। शाम के वक्त अरुण जब सारे सामान लेकर के मार्केट से आता है, घर में बढ़िया सा खाना बनता है। चंद्रवीर अरुण के साथ में दारू पीता है, मीट खाता है और पूरे परिवार के साथ में सो भी जाता है। समय यूं ही गुजरना शुरू होता है कि अचानक एक दिन 28 सितंबर 2018 को सुबह चंद्रवीर कहीं गायब हो जाता है। सुबह जब उसकी पत्नी सबिता उठती है, जब अपने पति को घर में नहीं देखती है, उसकी हर जगहों पे तलाशी करती है। सबिता अपनी बच्ची दीपा को साथ में ले जाती है और गांव के तमाम जगहों पे जा कर के चंद्रवीर के बारे में पूछताछ करती है, लेकिन चंद्रवीर का कहीं कुछ पता नहीं चलता है। और देखते ही देखते सुबह से शाम हो जाती है और उनसे कहती है कि दरअसल तुम्हारा भाई सुबह से घर से निकले हैं और अभी तक घर वापस नहीं आए। मैंने उनकी हर जगहों पर तलाशी कर लिया लेकिन उनका कहीं कुछ पता नहीं चल रहा है। तुम जाओ और सारे रिश्तेदारों में पता करो। आखिरकार अरुण भी चंद्रवीर की तलाशी करने के लिए अपने घर से निकलता है और 2 दिन बाद घर वापस आता है और बबीता से कहता है कि दरअसल मैंने तमाम रिश्तेदारों में जाकर के पूछताछ किया, लेकिन सारे रिश्तेदारों का एक ही बात कहना है कि दरअसल 1 से 2 महीने पहले से चंद्रवीर कभी उनके घर आया ही नहीं। 3 दिन का समय बीत जाता है लेकिन इसके बावजूद भी चंद्रवीर घर वापस नहीं आता है। चंद्रवीर जो कि कुछ ही महीने पहले अपने भाई से अलग हुआ था जिसका नाम है भूरे, और उन्हीं ज़मीन के टुकड़े को बेच करके पैसा अपने घर में लेकर आता है। इधर जब भूरे को भी मालूम चलता है कि दरअसल 3 दिन से चंद्रवीर घर से गायब है, भूरे भी अपनी भाई की तलाशी करना शुरू करता है। इधर बबीता और उसकी बच्ची दीपा का रो रो करके बुरा हाल हो जाता है। जब इन दोनों को रोते हुए गांव के लोग देखते हैं, आखिरकार गांव के लोग भी दीपा को सहयोग करना शुरू करते हैं। पूरे गाँव के लोग चंद्रवीर की तलाशी करना शुरू करते हैं। देखते ही देखते लगभग 5 दिन का समय गुजर जाता है लेकिन चंद्रवीर का कहीं कुछ पता नहीं चलता है। आखिरकार 5 दिनों बाद 5 अक्टूबर 2018 को इसी नंदग्राम पुलिस थाने में जा कर के और भूरा अपने भाई चंद्रवीर की गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज कराता है। पुलिस जब गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज करती है उसके बाद से चंद्रवीर की तलाशी करना शुरू करती है। पुलिस सबसे पहले चंद्रवीर के घर पे पहुंचती है और उसकी पत्नी बबीता से पूछताछ करती है कि जब चंद्रवीर सुबह सुबह घर से निकला था तो क्या तुम्हारे साथ कोई लड़ाई झगड़ा हुआ था। इस पर बबीता कहती है कि दरअसल मैं आज तक अपने पति से कभी लड़ाई झगड़े ही नहीं की, बल्कि मेरा पति तो बिल्कुल सीधा साधा और नेक इंसान है।
पुलिस बबीता से पूछताछ करती है कि क्या तुम्हें किसी पे शक है। इस पे बबीता कहती है कि दरअसल मुझे शक है मेरे अपने ही देवर भूरे पे, क्योंकि मेरे पति जब से बंटवारा करके अलग हुए हैं उनका भाई भूरे मेरे पति से जलता था। बबीता के ही तहरीर पे पुलिस तुरंत ही भूरे को अपने कस्टडी में लेकर के थाने पहुंच जाती है। लेकिन भूरा जब पहली बार थाने पहुंचता है पुलिस वालों को देख करके काफ़ी डर जाता है। पुलिस जब भूरे से पूछताछ करती है तो भूरा कहता है कि दरअसल मैंने अपने भाई को कहीं गायब नहीं किया है, दरअसल मुझे मालूम ही नहीं है कि मेरा भाई कहाँ गायब किया है। ज़रा सोच करके देखिए कि अगर मुझे अपने भाई को गायब करना होता तो मैं अपने भाई की गुमशुदगी का रिपोर्ट क्यों दर्ज कराता है। आखिरकार पुलिस भी अपनी तमाम तरह से कोशिश कर लेती है, लेकिन चंद्रवीर का कहीं कुछ पता नहीं चलता है और आखिरकार भूरे को भी छोड़ देती है। और देखते ही देखते लगभग 3 साल का समय गुजर जाता है और आखिरकार साल 2021 में पुलिस इस केस की फाइल को बंद कर देती है। बबीता भी अब हार थक के अपने घर पे बैठ जाती है और अपने पति के गम में खोए रहती है। दीपा भी अपने पापा की याद में हमेशा रोते रहती है। आखिरकार 4 अप्रैल 2022 को गाजियाबाद में नया एसएसपी ज्वाइन करते हैं, एसएसपी मुनीराज। एसएसपी मुनीराज जब अपने पद को संभालते हैं तो सबसे पहले उन फाइलों पर काम करना शुरू करते हैं जिनका केस क्लोज नहीं किया गया था और फाइल को बंद कर दिया गया था। सबसे पहले उन्हीं फाइलों को ओपन करवाना शुरू करते हैं। जब इन सारे फाइलों को ओपन करवाना शुरू करते हैं तो इसमें चंद्रवीर की भी बंद फाइलें ओपन हो जाती है। एसएसपी मुनीराज चंद्रवीर की फाइल नंदग्राम के क्राइम ब्रांच के अधिकारी अब्दुल रहमान सिद्दीकी के हाथ में देते हैं। अब्दुल रहमान सिद्दीकी चंद्रवीर को जो फाइल को लेते हैं काफ़ी बेहतर तरीके से स्टडी करते हैं। अब्दुल रहमान को जब मालूम चलता है कि चंद्रवीर सुबह सुबह अपने घर से गायब हो चुका था तो अब्दुल रहमान को लगता है कि चंद्रवीर कोई छोटा बच्चा तो था नहीं कि कोई आया और उसे गोद में उठा के लेके चला गया। चंद्रवीर जिसकी उम्र लगभग 38 साल थी, चंद्रवीर को गायब करने में किसी एक व्यक्ति का भी हाथ नहीं रहा होगा। दरअसल इसमें कम से कम 2 लोग शामिल होंगे और जब चंद्रवीर को उसके घर से उठाया गया होगा तो जाहिर से बात है उसके घर में कोई शोर शराबा होगा और किसी न किसी को कुछ जानकारी ज़रूर होगी। इसीलिए अब्दुल रहमान इस केस की छानबीन करने के लिए सबसे पहले शुरुआत चंद्रवीर के ही घर से शुरू करते हैं। पुलिस की टीम जब चंद्रवीर के घर पे पहुंचती है बबीता से पूछताछ करने के लिए तो उस टाइम बबीता अपने घर पे नहीं थी, उसकी बेटी दीपा ही अकेले घर पे बैठी थी। पुलिस जब बबीता के घर पे पहुंचती है तो दीपा से पूछताछ करती है कि क्या तुम चंद्रवीर की बेटी हो, तो दीपा जवाब देती है जी हाँ मैं चंद्रवीर की बेटी हूँ। इस पर पुलिस वाले कहते हैं कि दरअसल हम चंद्रवीर की फाइल फिर से ओपन किए हैं और इस केस की छानबीन करने के सिलसिले में तुम्हारे घर पर आए हैं। क्या तुम्हें मालूम है कि तुम्हारे पापा सुबह सुबह अचानक घर से कैसे लापता हो गए। पुलिस जब इस तरह की बातें दीपा से पूछताछ करती है, इसे सुनने के बाद दीपा रोने धोने लगती है। दीपा कुछ कहना तो चाहती है लेकिन इसके बावजूद भी कुछ बोल नहीं पाती है। पुलिस वालों को भी अपने अनुभव से लगता है कि दीपा के दिल में कुछ न कुछ ऐसा राज जरूर छिपा हुआ है जो दीपा चाह के भी नहीं बता पा रही है। इसीलिए पुलिस वाले दीपा से बड़े प्यार से लार से दुलार करके और पूछताछ करते हैं कि तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारे दिल में जो भी छुपा है तुम सच सच हमें बता दो। आखिरकार दीपा अपना सर हिलाती है। दीपा जब अपना सर हिलाती है तो पुलिस वालों के भी एक आंख में चमक सी आ जाती है कि शायद अब इस केस का खुलासा होने वाला है। दीपा बताती है कि दरअसल मेरे पापा के आज से ठीक 4 साल पहले ही हत्या कर दी गई है। लेकिन दीपा जब इसकी पूरी कहानी बताती है तो पुलिस दीपा के ही तहरीर पे तुरंत ही दीपा की माँ बबीता और अरुण को अपने कस्टडी में लेती है और बबीता और अरुण को अपने कस्टडी में लेकर के पुलिस थाने पहुंच जाती है और फिर इन दोनों से पूछताछ करना शुरू करती है। पुलिस दीपा की बताई हुई उस तमाम कहानियों को बबीता और अरुण से कहती है। जब ये सारी कहानी पुलिस बबीता और अरुण के सामने रखती है, आखिरकार बबीता अरुण के सामने भी अब कोई रास्ता नहीं बचता है और ये दोनों अपनी जुर्म कबूल कर लेते हैं। लेकिन जब इसकी पूरी कहानी बताते हैं, खास करके असलियत जब लोगों को मालूम चलता है तो इसे सुनने के बाद वाकई में किसी को भी अपने कानों पर यकीन नहीं होता है। बबीता बताती है कि आज से ठीक 5 साल पहले एक दिन जब मेरा पति घर पे नहीं था, मेरी बच्ची भी स्कूल गई थी, मैं अपने घर के आंगन में दरवाजे खोल करके नहा रही थी कि अचानक उसी वक्त अरुण बबीता के घर के अंदर चला जाता है। अरुण जब घर के अंदर जाता है बबीता को नहाते हुए देख लेता है, लेकिन नहाते हुए जब देखता है अरुण वहाँ पे खड़े होकर के निहारते ही रह जाता है। लेकिन जैसे ही बबीता की नज़र अरुण पे पड़ती है, बबीता को बहुत बुरा लगता है, तुरंत ही अपने शरीर पे कपड़े डाल करके कमरे के अंदर चली जाती है। लेकिन उसके बाद से जब भी अरुण बबीता के घर में जाता है अजीब निगाहों से बबीता के तरफ देखता है। लेकिन इस तरह की हरकत बबीता को बिल्कुल पसंद नहीं आता है। लेकिन बबीता चाह के भी इस बात की जिक्र अपने पति से नहीं करती है। लेकिन जब यही सिलसिला चलना शुरू होता है तो बबीता को भी लगता है कि हो सकता है कि एक दिन अरुण कोई गलत कदम ना उठा ले। एक दिन जब बबीता का पति घर पे नहीं होता है
तो बबीता सीधे अरुण से मिलने के लिए उसके घर पे चली जाती है। जब अरुण के कमरे में एंट्री करती है उस वक्त अरुण अपने कमरे में बेड पर लेट करके टीवी देख रहा था। जैसे ही बबीता को अपने कमरे में देखता है अरुण तुरंत ही उठ करके खड़ा हो जाता है। बबीता अपने तीखी आवाज़ में कहती है कि मुझे तुमसे एक बहुत ज़रूरी बात करनी है। अरुण भी घबरा जाता है। बबीता कहती है कि जब से तुमने मुझे बिना कपड़ों में देखा है तब से तुम अजीब निगाहों से मुझे देखते हो। अगर तुमने अपने निगाहों में बदलाव नहीं किया तो मैं इसकी शिकायत तुम्हारे भैया से कर दूंगी। इस पर अरुण जवाब देता है कि दरअसल भाभी आप हो ही इतनी खूबसूरत कि मेरी निगाहें आपसे हटती नहीं है। सच तो ये है कि मैं आपसे बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ, लेकिन मैं चाह के भी आपसे जिक्र नहीं कर पाता हूँ क्योंकि मैं आपसे डरता हूँ। और फिर अरुण इतनी प्यारी प्यारी बातें बबीता से कहता है कि आखिरकार बबीता भी अरुण की बातों में आ जाती है। जैसे ही अरुण को लगता है कि बबीता उसके तरफ खींची चली आ रही है, अरुण तुरंत ही बबीता की अपनी बाहों में ले लेता है। एक बार जब अपनी बाहों में लेता है तो सारी सीमाएं टूट जाती है और फिर अरुण के ही कमरे में बबीता और अरुण के बीच में संबंध बनना शुरू होता है। जब ये सिलसिला एक बार शुरू होता है उसके बाद से थमने का नाम ही नहीं लेता है। उसके बाद से बबीता आए दिन मौके की तलाशी करती है। जब भी उसका पति घर में नहीं होता है अरुण को अपने घर में बुला लेती है और अपने ही घर में अरुण के साथ में संबंध बनाती है। तो फिर मौका कभी कभी निकाल करके अरुण के भी घर में चली जाती है। यही सिलसिला जब लगातार चलना शुरू होता है, एक दिन जब बबीता अरुण को अपने घर में बुला करके संबंध बना रही थी कि अचानक उसी वक्त चंद्रवीर घर में पहुंच जाता है और दोनों को आपत्तिजनक स्थिति में देखता है। जब इस तरह की नज़ारा चंद्रवीर देखता है उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। चंद्रवीर आग बबूला हो उठता है और अपनी पत्नी की अच्छी खासी पिटाई करता है और उसके बाद से अरुण को अपने घर में आना जाना बंद कर देता है। लेकिन तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी। तब तक बबीता और अरुण दोनों एक दूसरे के इतने करीब आ चुके थे कि जब ये दोनों अलग होते हैं इन दोनों की जुदाई नहीं बर्दाश्त होती है, खास करके बबीता को। जब बबीता अरुण से नहीं मिल पाती है एकदम से बेचैन हो उठती है और उसके बाद से चंद्रवीर भी अपनी पत्नी की हर छोटी छोटी बातों पे पिटाई करना शुरू करता है। आखिरकार बबीता भी अपने पति से तंग आ जाती है और एक दिन अरुण से जब मिलती है तो कहती है कि अगर वाकई में तुम मुझसे सच्चा मोहब्बत करते हो तो मेरे पति को इस दुनिया से हटा दो। जब बबीता इस तरह की बातें अरुण से कहती है तो अरुण भी इस मौके की तलाशी में था क्योंकि अरुण भी चाह कर भी बबीता से नहीं मिल पा रहा था। जैसे ही बबीता इस तरह का ऑफर देती है इस काम को करने के लिए अरुण भी तैयार हो जाता है और फिर एक षड्यंत्र बना देता है। लेकिन इस काम को अंजाम देने के लिए एक तारीख तय करता है 28 अक्टूबर 2018 के रात्रि के वक्त। लेकिन 28 अक्टूबर के रात्रि के वक्त इस काम को अंजाम देने से पहले ही अरुण अपने माता पिता को अपने पैतृक गांव मेरठ में पहुंचा देता है और एक दिन पहले ही अपने ही घर में एक 7 फीट का गड्ढा खोदता है और रात्रि के करीब 12 बजे के आसपास बबीता के घर में पहुंचता है। उस टाइम चंद्रवीर गहरी नींद में सोया था। अपने षड्यंत्र के हिसाब से अरुण अपने साथ में एक हथियार को ले जाता है और चंद्रवीर के सर में दबा करके गोली चला देता है। जैसे ही गोली चलाता है आवाज़ तेज़ होती है। बबीता के बेटी दीपा भी उठ करके जग जाती है और इन दोनों को देख लेती है, लेकिन डर के मारे अंदर मुंह छुपा करके सो जाती है। बबीता भी तुरंत ही चंद्रवीर के सर के नीचे एक बाल्टी ला करके लगा देती है ताकि खून जहाँ तहाँ फर्श पे ना फैल सके। और उसके बाद से जब चंद्रवीर इस दुनिया को छोड़ के चला जाता है बबीता और अरुण उसके डेड बॉडी को ले करके अरुण के ही घर में खोदे गए हुए खड्डे में ले जा करके डाल करके ऊपर से मिट्टी डाल देते हैं। वाकई में दोस्तों जब ये पूरी कहानी बबीता और अरुण पुलिस वालों को बताते हैं तो इन्हीं के तहरीर पर पुलिस तुरंत ही अरुण के घर पे लेकर के जाती है और फिर वहाँ के गड्ढा खोदती है। तो आखिरकार उस गड्ढा से चंद्रवीर के सर के नीचे का तकिया और उसके शरीर के कुछ अंग वहाँ से बरामद होती है। पुलिस इसी का आधार बना करके बबीता और अरुण को अपने कस्टडी में लेती है और फिर जेल भेज देती। लेकिन जब इसका असलियत लोगों को मालूम चलता है तो इसे सुनने के बाद किसी को भी अपने कानों पर यकीन नहीं होता है कि बबीता अपने पति को इस दुनिया से हटाने के लिए इतना बड़ा प्लान बना चुकी थी और अपने आप को बचाने के लिए लोगों को इतना दिनों तक गुमराह भी करती रही। दोस्तों इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य मुझे किसी को परेशान नहीं करना है, किसी को तकलीफ़ नहीं पहुंचाना है। बस आपको बताना है आप जहां भी रहें सुरक्षित रहें और अपनों का ख्याल रखें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।